हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनफैक्ट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है नेचर में, बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसका मीनिंग होता है। और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2ON। अच्छा, लेकिन ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये हर किसी पे फॉलो नहीं होता है। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एसिटिक एसिड सेटिस्फाई करता है। क्योंकि देखो, C2H4O2, ठीक है, N की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखते हैं, तो एसिटिक एसिड जो है वो बिल्कुल सही बैठता है इस फॉर्मूले में। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। वहीं पे हम जब देखते हैं कि रेमनोहेक्सोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं बोल सकते। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की हम डेफिनेशन देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या होता है? देखो, जब किसी ग्रुप में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, मतलब OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप। जब बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं किसी ग्रुप में, कंपाउंड में, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप। और वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब किसी कीटोन ग्रुप से अटैच होगा तो हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन्स, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन्स। और वहीं पे जब पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप एल्डिहाइड से अटैच होगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं CHO, कार्बन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। CHO ग्रुप जब अटैच होता है तो एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं उसको। और जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच होता है तो उसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं। ये है कीटोन ग्रुप। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। ये अपना, फिर उसके साथ जो भी हाइड्रोजन वगैरह अटैच होंगे यहाँ पर भी। और ये बीच में एक बॉन्ड है ऑक्सीजन की, ठीक है। और यहाँ पर भी कार्बन है। वहीं पे यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये भी कार्बन है। तो ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ये है कीटोन ग्रुप। और ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप, ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप। और जो भी कंपाउंड हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं या कीटोन फॉर्म करते हैं, या तो कोई कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड फॉर्म करते हैं, उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो इसीलिए हम पॉलीसैक्राइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस में क्या फॉर्म करते हैं? मोनोसैक्राइड को फॉर्म करते हैं, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके अलावा इनको क्लासिफाई किया जा सकता है कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैक्राइड में, ओलिगोसैक्राइड में और पॉलीसैक्राइड में। मोनोसैक्राइड, मोनो मीन्स वन और सैक्राइड मीन्स शुगर। तो वन शुगर ग्रुप है तो उसको बोलेंगे मोनोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड मतलब, ओलिगो मतलब फ्यू, ठीक है, और फ्यू में 2 to 10। और सैक्राइड मीन्स शुगर, 2 to 10 शुगर यूनिट है तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड को भी हम डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। और पॉलीसैक्राइड मतलब, पॉली मीन्स मैनी और सैक्राइड मीन्स शुगर। तो जब बहुत सारे मोनोसैक्राइड यूनिट मिलकर जो बनाती है वो पॉलीसैक्राइड बनाती है। और दो या दो से ज्यादा मोनोसैक्राइड यूनिट होती है तो हम उसको ओलिगोसैक्राइड बोलते हैं।
और एक ही यूनिट होती है शुगर की, तो उसको हम मोनोसैक्राइड बोलते हैं। ठीक है। हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो, जब दो मोनोसैक्राइड होंगे या तीन मोनोसैक्राइड होंगे तो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे, उनके बीच में कोई तो बॉन्ड होगी, तो वो कौन सी बॉन्ड होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये है, कैसे बनती है, ये देखो, ये एक ग्लूकोज यूनिट है, ये भी एक ग्लूकोज यूनिट है। ठीक है, ये दोनों मोनोसैक्राइड है। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ। यहां से H2O निकल गया। ठीक है, H2O निकल गया तो बॉन्ड फॉर्म हो गई, ये बॉन्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। एक बार इसकी हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड व्हेन हेमी एसिटल और हेमी कीटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हेमी एसिटल और हेमी कीटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा है, या फिर एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा है, तो मैं बता देती हूँ कि ये है एनोमेरिक कार्बन। जो कार्बन फर्स्ट है ये C1 है, ये C1 है, ये है एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, और ये एनोमेरिक कार्बन से जो OH ग्रुप अटैच होता है, उस OH ग्रुप के साथ दूसरे कार्बोहाइड्रेट का कोई भी OH ग्रुप रिएक्ट करता है तो ये बॉन्ड फॉर्म होती है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये है ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, और ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ये OH ग्रुप आपको दिख रहा है, ये OH ग्रुप जब इस रिंग स्ट्रक्चर के प्लेन के नीचे साइड हो तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर भी हम कार्बन फर्स्ट का जो OH ग्रुप देख रहे हैं वो भी नीचे साइड है रिंग स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो हम इसको भी अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक, इसीलिए ये अल्फा है, और फर्स्ट कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गई। ठीक है, ये हो गई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये किस में होती है, माल्टोस का केस है। ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बनती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है माल्टोस का स्ट्रक्चर। ये डाइसैक्राइड है माल्टोस। ठीक है, और उसके अलावा ये है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब देखो, ये कार्बन फर्स्ट है और ये कार्बन 4 है, इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड फॉर्म हुई, लेकिन ये बीटा 1,4 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो OH ग्रुप है ये ऊपर साइड प्रेजेंट है। ये देखो, रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर साइड प्रेजेंट है, ऊपर साइड प्रेजेंट है, उसी साइड प्रेजेंट है जहाँ CH2OH ग्रुप है, सेम साइड में प्रेजेंट है OH ग्रुप, तो हम इसको बीटा बोलते हैं। ये अल्फा था और ये बीटा ग्रुप है, इसीलिए ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक, ये हो गई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट, अब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब मोनोसैक्राइड में भी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शुगर है, वहीं पे कीटोजेस जो हैं वो जो फ्रक्टोज है वो कीटोज शुगर है। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, हेप्टोजेस, ऐसे मोनोसैक्राइड होते हैं। ठीक है, मोनो मतलब वन, सैक्राइड मतलब शुगर। ठीक है, अभी हमने ये देख चुके हैं। अब ओलिगोसैक्राइड में क्या होता है, डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड में दो मोनोसैक्राइड यूनिट होती है। ठीक है, अब जैसे माल्टोस हो गया, माल्टोस के केस में क्या होता है, दो ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से अटैच होती है। वहीं पे लैक्टोज के केस में क्या होता है, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज, और सुक्रोज के केस में क्या होता है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। ठीक, ट्राइसैक्राइड का एग्जाम्पल क्या है, रेफिनोज हो गया। ठीक है, और टेट्रासैक्राइड का स्टेकायोज हो गया। वहीं पे पॉलीसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो, पॉलीसैक्राइड एक तो होते हैं होमोपॉलीसैक्राइड और दूसरे होते हैं हेटेरोपॉलीसैक्राइड।
होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में एक ही टाइप की जो शुगर यूनिट निकलती है, या तो ग्लूकोज 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 निकल जाएगी, या तो फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये होमोपॉलीसैकेराइड है, ठीक। हाइड्रोलिसिस में एक ही टाइप की शुगर निकलती है। वहीं पे हेट्रोपॉलीसैकेराइड में मल्टीपल, ठीक है। तो स्टार्च जो है इसमें ग्लूकोज से बना हुआ है, ये पूरी ग्लूकोज ग्लूकोज यूनिट है। स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, ये सब होमोपॉलीसैकेराइड है। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड का हाइल्यूरोनिक एसिड, हेपरीन, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, फंक्शंस क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट के। दे आर मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सब और 4 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम। 60 to 70% हम जो एनर्जी लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। और जो ब्रेन है वो डिपेंडेंट है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डिपेंडेंट है कार्बोहाइड्रेट पे एनर्जी के लिए, ठीक। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रिकर्सर है फैट के अमीनो एसिड के। कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में और एंड सेलुलर फंक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हैं ये, जैसे सेल्यूलोज हो गया, प्लांट में जो सेल्यूलोज होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और वहीं पे इंसेक्ट के एक्सो स्केलेटन का भी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और जैसे सेल वॉल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, वो भी, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के जैसे भी ये काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, ग्लाइकोजन है। वहीं पे ये एनिमल के केस में है, और प्लांट के केस में स्टार्च है, ठीक। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हम डाइजेस्टिबल और नॉन डाइजेस्टिबल दोनों टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो डाइजेस्टिबल है वो कौन से हैं, जैसे मोनोसैकेराइड हो गए, है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब, है ना, और गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड हो गए, लैक्टोज, है ना, और सुक्रोज, ये सब डाइजेस्टिबल हैं। वहीं पे जो नॉन डाइजेस्टिबल होते हैं वो उसको क्या बोलेंगे, हम फाइबर बोलेंगे। जो फाइबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम। हमारा जो ह्यूमन एंजाइम है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वहीं पे एनिमल के केस में वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास वो एंजाइम है कि उनको डाइजेस्ट कर ले, जैसे सेल्यूलोज वगैरह वो डाइजेस्ट कर लेते हैं एनिमल, लेकिन ह्यूमंस नहीं कर पाते। अगर हम फाइबर्स को भी देखें तो एक तो होते हैं वो सॉल्युबल फाइबर, और एक होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर की एग्जांपल्स क्या हैं, पैक्टिन हो गया, गम्स हो गए, म्यूसिलेज हो गए, ये सब सॉल्युबल फाइबर है। इनसॉल्युबल फाइबर कौन से हो गए, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, ये सब इनसॉल्युबल फाइबर है, ठीक है। अच्छा, फाइबर्स कितने मतलब हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करते हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन एलिमिनेट करते हैं, और जीआईटी कैंसर के भी चांस डिक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मोनोसैकेराइड के बारे में अब डिटेल में देखेंगे। मोनोसैकेराइड को हम सिंपलेस्ट शुगर बोल सकते हैं, सबसे सिंपल शुगर है, ठीक है। और इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। और उसके अलावा ये स्वीट होती है टेस्ट में, और क्रिस्टलाइन कैरेक्टर होता है, सॉल्युबल होती है वाटर में। और इसको हम मोनोसैकेराइड को भी हम डिवाइड कर सकते हैं एल्डोस शुगर में और कीटोस शुगर में। एल्डोस शुगर में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। वहीं पे कीटोस शुगर में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कीटो ग्रुप होता है। अभी मैंने एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप में डिफरेंस बताई थी, CHO और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये कीटो ग्रुप है और वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, और फ्रक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोज है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप है, ठीक है। इसीलिए ये कीटोज शुगर है, ये एल्डिहाइड एल्डो शुगर है, ठीक है।
और ये गैलेक्टोज भी एल्डो शुगर है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं किसके, मोनोसेक्राइड के। तो मोनोसेक्राइड को हम ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, हेप्टोजेस इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर 3 कार्बन है और वो एल्डो शुगर है तो इसको हम बोलेंगे एल्डोट्रायोज। एल्डोट्रायोज कौन सी है, ग्लिसरैल्डिहाइड। वहीं पे कीटोट्रायोज कौन सी है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक। और एल्डोटेट्रोज कौन सी है, इरिथ्रोज। वहीं पे कीटोटेट्रोज कौन सी है, इरिथ्रुलोज। पेंटोज शुगर में एल्डोज शुगर कौन सी है, राइबोज। एल्डोपेंटोज राइबोज, एल्डोकीटोज राइबोलोज। ग्लूकोज क्या है, एल्डो शुगर है, एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज और कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज। और एल्डोहेप्टोज ग्लूकोहेप्टोज और कीटोहेप्टोज सीडोहेप्टुलोज, ठीक। अब ये जो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसका फंक्शनल फॉर्म जो केमिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ठीक। ये होते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, इस ऐसे अलग अलग आइसोमर्स होते हैं। ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अब वो फंक्शनल आइसोमर्स क्यों हैं, क्योंकि वो उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक में एल्डोस ग्रुप है, एक में कीटो ग्रुप है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी एक दूसरे के आइसोमर्स ही हैं, ठीक। नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स जिसमें 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट होती है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट ओलिगोसैकेराइड को भी हम डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड में डिवाइड कर सकते हैं। डाइसैकेराइड के एग्जांपल क्या हो गए, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया और ट्रीहेलोज हो गया। वहीं पे ट्राइसैकेराइड के एग्जांपल क्या है, रेफिनोज हो गया। अब डाइसैकेराइड के हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है माल्टोज। माल्टोज शुगर हमको किस में मिलती है, ग्रेन्स वगैरह में मिलती है, ठीक। माल्टोज की जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, तो अल्फा 1,4। दोनों ग्लूकोज यूनिट जो है वो कौन सी बॉन्ड से बनी हुई है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। दोनों माल्टोज शुगर किस शेप का ओसाजोन फॉर्म करती है, तो सनफ्लावर शेप का ओसाजोन फॉर्म करती है। और माल्टोज को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड से और एंजाइम माल्टेज से। और लिबरेट क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से ही बनी है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सुक्रोज, सुक्रोज जो है इसको हम शुगर ऑफ कॉमर्स बोल सकते हैं। मोस्टली प्रोड्यूस होती है शुगर केन से और शुगर बीट से। जो सुक्रोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बनी है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बनी है, ठीक। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसके, इन दोनों के बीच में, ठीक। और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसका जो रिड्यूसिंग ग्रुप है, मतलब कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकेंड, ये दोनों ही इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए। कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये ओसाजोन भी फॉर्म नहीं कर सकती। अब लैक्टोज जो है उसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये एक डाइसैकेराइड है। अभी माल्टोज भी हमने देखे थे, वो भी डाइसैकेराइड थी, सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है। इसमें क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज है, बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज है। अब ये दोनों बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इन दोनों के बीच में।
हमने माल्टोज में देखे थे अल्फा 1,4 और लैक्टोज में देख रहे हैं हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, लैक्टोज भी ओसाजोन फॉर्म करती है, कौन सी, पाउडर पफ शेप की। हम देखेंगे ओसाजोन कैसे फॉर्म होता है, वो भी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट ट्री हेलोस। ट्री हेलोस भी एक डाइसैकेराइड है। इसमें क्या होता है, अल्फा अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, 2 ग्लूकोज यूनिट जो है उनके बीच में अल्फा अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, और इट इज प्रेजेंट इन वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, इन सब में होती है। ये है ट्री हेलोस का स्ट्रक्चर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एक ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज, इन दोनों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज भी 2 ग्लूकोज यूनिट होती है आइसोमाल्टोज में भी। और कौन सी बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सी है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इन दोनों के बीच में, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और सेलोबायोस जो है उसमें क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सेलोबायोस क्या है, 2 ग्लूकोज यूनिट है। एक्चुअल में सेलोबायोस जो है वो सेल्यूलोज के हाइड्रोलिसिस के बाद में जो इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है वो सेलोबायोस है। और जो सेलोबायोस है ये डाइसैकेराइड है और सेलुलोज तो पॉलीसैकेराइड है। ठीक, और इनके बीच में कौन सी बॉन्ड है, बीटा 1,4। बीटा 1,4 हमने किस में भी देखे थे, लैक्टोज में देखे थे। इसमें भी बीटा 1,4 है, लैक्टोज में बीटा 1,4 है और आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 है। Next, polysaccharides. Polysaccharides are polymer of monosaccharide unit with high molecular weight up to 1,000,000. They are usually tasteless and form colloids with water. और ये नॉन शुगर होते हैं। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो एक ही टाइप की मोनोसैकेराइड यूनिट यील्ड करते हैं हाइड्रोलिसिस में, और इसीलिए हम उनको या तो जब ग्लूकोज यूनिट होगी तो ग्लूकेन्स बोलेंगे और फ्रक्टोज यूनिट होगी तो फ्रक्टोजेंस बोलेंगे, इस टाइप का। ठीक है, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस में मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं, किसका, मोनोसैकेराइड का, अलग अलग टाइप की मोनोसैकेराइड यूनिट और उनके डेरिवेटिव। ये पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है। होमोपॉलीसैकेराइड के काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड के म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हेपरिन, केराटिन सल्फेट, पेक्टिन, अगार, ये सब एग्जाम्पल हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड के। नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, कंपाउंड दैट हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। डी एंड एल आइसोमर्स क्या होते हैं, डी और एल आइसोमर जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, और इसको हम इनेंशियोमर्स भी बोल सकते हैं। आगे चल के हम इनेंशियोमर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये डी आइसोमर क्या है और एल आइसोमर क्या है, जो कार्बन 5 में अटैच OH ग्रुप है, अगर वो राइट साइड में है तो इसको हम बोलेंगे डी आइसोमर और डी ग्लूकोज। और अगर OH ग्रुप, जो कार्बन 5 का OH ग्रुप है, वो लेफ्ट साइड में है तो हम बोलेंगे एल आइसोमर। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज में OH ग्रुप राइट साइड में है तो डी ग्लूकोज, और ग्लूकोज में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो एल ग्लूकोज, कार्बन 5 का, याद रखना, कार्बन 5 का। या तो हम ये बोलेंगे कि जो कार्बन सबसे क्लोज है टर्मिनल प्राइमरी एल्कोहल के, उसमें जो OH ग्रुप अटैच है वो अगर राइट साइड में है तो डी ग्लूकोज, और वो अगर लेफ्ट साइड में है तो एल आइसोमर। ठीक है, ये ग्लूकोज का, इसलिए मैं ग्लूकोज बोल रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट,
अच्छा, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो ज्यादातर डी कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं, नेचर में अवेलेबल हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एंजाइम मशीनरी ऑफ सेल है वो स्पेसिफिक है टू मेटाबोलाइज डी सीरीज ऑफ मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट, ये डी और एल आइसोमर सबके दिए हुए हैं, राइबोस के और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ग्लिसरैल्डिहाइड का है। ठीक है। अच्छा, काइरल कार्बन क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन वो होते हैं जो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से अटैच होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ग्लूकोज में, ये कार्बन अलग अलग एटम और ग्रुप से अटैच है। ठीक, वैसे ही ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि टोटल यहाँ पर 4 एसिमेट्रिक कार्बन है ग्लूकोज की। ठीक, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये अलग अलग एटम और ग्रुप से अटैच नहीं है, एक से कार्बन से है, एक हाइड्रोजन से है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चली गई है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 2 तो हाइड्रोजन ग्रुप हो गए, इसलिए ये भी कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। इससे ये रिलेशन है कि जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है वो डिटरमाइन करता है कि कितने आइसोमर होंगे उस कंपाउंड के, और इसका फॉर्मूला क्या है? 2 टू द पावर n, जिसमें n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। अब देखो ग्लूकोज में क्या है? 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू कितना होता है? 16, है ना? तो ग्लूकोज के टोटल 16 आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स। अगर बीम ऑफ पोलराइज लाइट को पास किया जाए थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तो क्या होता है? या तो वो राइट की ओर रोटेट करेंगे या तो लेफ्ट तरफ। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो राइट साइड रोटेट करेंगे और जो लीवो रोटेटरी है वो लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे। ठीक है, और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? जिसमें डी और एल आइसोमर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिबिट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? अगर 2 मोनोसैकेराइड डिफर करते हैं एक दूसरे से एक सिंगल कार्बन के केस में, ठीक है, एक सिंगल कार्बन के केस में वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, बाकी सब पूरा स्ट्रक्चर सेम है। ये पूरा स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, बस एक सिंगल कार्बन में ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। दोनों मोनोसैकेराइड, गैलेक्टोज और ग्लूकोज की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो और वो भी अदर देन एनोमेरिक कार्बन। मैंने पहले बताई थी कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? कार्बन 1। ठीक, इस कार्बन को छोड़कर जो बाकी इनमें से कोई कार्बन में एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं तो वो एपीमर्स होते हैं। और ये जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो हैं वो एक दूसरे के C4 एपीमर्स हैं। वहीं पे ग्लूकोज और मैनोज जो हैं वो एक दूसरे के C2 एपीमर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट, एपीमराइजेशन क्या होता है? देखो, इंटर कन्वर्जन ऑफ एपीमर्स, जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर्स हैं, वैसे ही गैलेक्टोज और मैनोज भी एक दूसरे के एपीमर्स हैं। अब ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाए और गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एपीमराइजेशन। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ एंजाइम जो एपीमराइजेशन करते हैं, कैटलाइज करते हैं इस रिएक्शन को, वो है एपीमरेजेस। नेक्स्ट, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या हैं? मैंने पहले ही बताई थी, इनैंशियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, जैसे डी और एल आइसोमर्स। यहाँ पर डी और एल ग्लूकोज दिया हुआ है, ये दोनों भी एक दूसरे के इनैंशियोमर है। डाइस्टीरियोमर्स क्या है? जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? नहीं है, तो वो डाइस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, बाकी वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो वो डाइस्टीरियोमर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट, एनोमर्स क्या होते हैं?
अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड आर नोन एज एनोमर्स। यहाँ ग्लूकोज के एनोमर्स दिए हुए हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। देखो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो एनोमेरिक कार्बन है, C1 कार्बन है, उससे जो OH ग्रुप अटैच होता है वो अगर इस ग्रुप के अपोजिट साइड में है या फिर इस रिंग स्ट्रक्चर के रिंग के प्लेन के नीचे साइड में है तो उसको हम बोलेंगे अल्फा एनोमर, ठीक है। और यही OH ग्रुप जब सेम साइड में हो CH2OH ग्रुप के और रिंग के प्लेन के ऊपर साइड में हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको बीटा एनोमर बोलेंगे, ठीक है। बस इतना ही है एनोमर में समझने के लिए। नेक्स्ट, म्यूटा रोटेशन क्या है? देखो म्यूटा रोटेशन जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। मोनोसैकेराइड का इंटर कन्वर्जन अल्फा एंड बीटा फॉर्म से एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है 112.2 डिग्री होता है, ठीक है। वहीं पे बीटा डी ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, +18.7 डिग्री होता है। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है इनका, +52.7 डिग्री। ये पूछ लेते हैं कई बार कि ग्लूकोज जो है वो ऑप्टिकल रोटेशन कितना शो करता है, तो 112, और जो इसका स्टेबल जो होता है और इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होता है उसका कितना है, तो +52, ठीक। अच्छा, फ्रक्टोज भी म्यूटा रोटेशन एग्जिबिट करता है। तो जो इन केस ऑफ फ्रक्टोज पायरानोज जो रिंग है वो फ्यूरानोज रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसका जो इक्विलिब्रियम अटेंड करता है ये, तो वो -92 डिग्री का होता है, ठीक। नेक्स्ट, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, सबको पता है कि इन्वर्ट शुगर जो है वो कितनी ज्यादा मतलब इंडस्ट्री में यूज होती है। सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद में क्या होता है, वो लिवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाती है। और पहले उसका ऑप्टिकल रोटेशन था +66, अब हो गया -28 डिग्री। जो प्रोसेस होती है ऑप्टिकल रोटेशन को चेंज करने की डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिवो रोटेटरी, इसको ही हम इन्वर्जन बोलते हैं। और जो हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर होता है सुक्रोज का, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है और इसी को हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, डेक्स्ट्रो सुक्रोज जो है वो +66.5 का जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन था वो कन्वर्ट हो जाएगी लीवो फॉर्म में और इन्वर्ट शुगर बन जाएगी, और -28.2 डिग्री का इसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा। नेक्स्ट, ओसाजोन फॉर्मेशन। देखो जब एसिटिक एसिड और फिनाइल हाइड्रोजन का मिक्सचर है उसको हम बॉईल करते हैं विथ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज, ठीक। अब जो रिड्यूसिंग शुगर है उनको हम फेनिल हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड के मिक्सचर के साथ बॉईल करते हैं तो ओसाजोन फॉर्म होते हैं। ये देखा गया है कि जो ओसाजोन फॉर्मेशन में मेनली कार्बन्स जो इन्वॉल्व होती है वो कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकेंड इन्वॉल्व होती है। तो जो भी ऐसे मोनोसैकेराइड हैं जो कार्बन 1 और कार्बन 2 में ही डिफर करते हैं एक दूसरे से, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज। मैनोज और ग्लूकोज जो है और फ्रक्टोज जो है वो एक दूसरे से डिफर कार्बन 2 में करते हैं, ठीक। वैसे ही फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे से कहाँ डिफर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप में डिफर करते हैं। तो ये जो तीनों कार्बन है एक दूसरे, ये जो तीनों मोनोसैकेराइड हैं एक दूसरे से कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकेंड में डिफर करते हैं, इसीलिए ये एक ही टाइप का, सेम टाइप का ओसाजोन फॉर्म करते हैं, नीडल शेप का। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर माल्टोज की, तो माल्टोज किस शेप का ओसाजोन फॉर्म करती है, सनफ्लावर शेप का। लैक्टोज पाउडर पफ शेप का,
ठीक है। और वहीं पे जो सुक्रोज हो गई, ट्री हेलोज हो गई, वो ओसाजोन फॉर्म नहीं करती, क्योंकि उसमें रिड्यूसिंग शुगर है वो वही फॉर्म करती है ना ओसाजोन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ और एसिटिक एसिड के साथ। लेकिन ये दोनों तो रिड्यूसिंग शुगर है ही नहीं, मतलब इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। शुगर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में। जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटो ग्रुप पर डिपेंड करती है एनोमेरिक कार्बन के। ठीक, अब ये देखो कि जो सुक्रोज है, जितने भी मोनोसैकेराइड है, पहले तो ये देखो कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, जितने भी मोनोसैकेराइड है वो रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि वहां पर जो एनोमेरिक कार्बन का जो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप है वो फ्री है। ठीक, वहीं पे जब हम सुक्रोज की बात करते हैं और ट्री हेलोज की बात करते हैं तो उसमें ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड फॉर्म होती है वो कार्बन फर्स्ट में ही होती है और कार्बन 2 में ही होती है। तो उनके जो एनोमेरिक कार्बन के जो कार्बन है उनके एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप जो हैं वो फ्री नहीं है, फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं होते उसमें। वैसे ही ट्री हेलोज में भी बॉन्ड कौन सी होती है, अल्फा 1 1, वैसे ही सुक्रोज में अल्फा बीटा 1 2। ठीक, इसीलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। वहीं पे जब रिड्यूसिंग की बात करते हैं तो उसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होता है, इसीलिए वो रिड्यूसिंग होती है। रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और बारफोर्ड टेस्ट। ठीक, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड विथ फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, माल्टोज, लैक्टोज, और ये डाइसैकेराइड के एग्जांपल हैं। और नॉन रिड्यूसिंग में क्या आ जाएंगे, सुक्रोज और ट्रीहेलोज। नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। शुगर एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप इन मोनोसैकेराइड रिजल्ट इन शुगर एसिड। वहीं पे जो ग्लूकोनिक एसिड है वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बनता है और एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीडेशन से बनता है। वहीं पे ग्लूकुरोनिक एसिड जो है वो प्राइमरी एल्कोहल C6 के ऑक्सीडेशन से बनता है। ठीक, अब हम शुगर एल्कोहल की बात कर रहे हैं, वो रिडक्शन से बनते हैं शुगर एल्कोहल, एल्डोसेस और कीटोसेस, इनके रिडक्शन से। ठीक, और जो सॉर्बिटॉल है वो ग्लूकोज से बनता है, वहीं पे मैनिटॉल मैनोज से बनता है। इसके हम पूरे देख लेते हैं। ग्लूकोज के रिडक्शन से क्या बना, सॉर्बिटॉल, गैलेक्टोज के रिडक्शन से डल्सिटॉल, और मैनोज के मैनिटॉल, फ्रक्टोज के डी मैनिटॉल एंड डी सॉर्बिटॉल, और राइबोस के रिडक्शन से बना रिबिटॉल। ठीक, when treated with reducing agents such as sodium amalgam, the aldehyde और कीटो ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड, याद रखो एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड इज रिड्यूस्ड टू करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। और क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग के बाद, रिडक्शन के बाद पॉलीऑल्स बन गए। ठीक, वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एल्डिटॉल्स कैसे बनते हैं। तो एल्डिटॉल्स कैसे बनते हैं, जब मोनोसैकेराइड रिडक्शन में जाती है तो एल्डिटॉल्स बनते हैं, जैसे जाइलिटॉल। जाइलिटॉल एक स्वीटनर है और एक एल्डिटॉल है। ठीक, और ये कहाँ यूज होती है, सुगरलेस गम्स एंड कैंडीज में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पॉलीसैकेराइड पूरे पढ़ेंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, जितने भी हैं सब पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।